लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ विपक्षी दल बेंगलुरु में महामंथन करने पहुंचा, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए अपनी ताकत दिखाने के लिए मौजूद रहा। इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह शामिल हुए। बात विपक्षी खेमे की करें तो बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियां एक साथ मंच पर नजर आईं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया, विपक्षी दलों के नए गठबंधन का यही नया नाम रखा गया है। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ जुटे, 2024 के लिए नया गठबंधन बनाया। इसके बाद खड़गे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की बैठक को सफल बताते हुए कहा कि अगले चरण की बैठक मुंबई में होगी और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता को करारा जवाब देने के लिए बीजेपी एनडीए की महाबैठक दिल्ली में हो रही है। इस मीटिंग में एनडीए के 38 सहयोगी दल शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर की सुभासपा, बिहार में जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बीजेपी के साथ आई है। With all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers. आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में नेताओं ने क्या कहा हमने आपको सुनाया, और हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट्स भी हमारे इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि सवाल उठता है क्या 2024 के चुनाव में विपक्षी पार्टी ने नाम के सहारे नई ब्रांडिंग करके बेहतर शुरुआत करने की कोशिश की है। आइए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। अकुश सर और नीरजा मैम, बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब एनडीए का तोड़ इंडिया। मैम, क्या खास लग रहा है आपको इस इंडिया वाले अलायंस में, इस महागठबंधन में?
देखिए, ये आइडिया स्मार्ट आइडिया है जो कि आज इन्होंने सामने पेश किया है। अभी तक क्या था, ऑपोजिशन पार्टीज बात करती थी लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, लोगों की जो आर्थिक पीड़ा है उसकी चर्चा करती थी। पर कहीं ना कहीं जो इमोशनल कनेक्ट होता है ना ग्राउंड से, लोगों से, वो भाषा उनके पास नहीं थी, वो स्लोगन उनके पास नहीं था। अब क्या इंडिया वो बन जाएगा? क्योंकि इंडिया एक आइडिया है जिससे आप कनेक्ट करेंगे, जो भी है देश में वो कनेक्ट करेगा। और ये ऑलरेडी बात कर रहे हैं ऑपोजिशन के, इंडिया वर्सेस एनडीए, इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस आइडिया ऑफ बीजेपी, आइडियोलॉजी जो है। तो ये आइडिया क्लिक कर सकता है, बहुत सिंपल आइडिया है। तो आज अब मुझे लगता है एक स्मार्ट आइडिया के साथ ऑपोजिशन सामने आई है। ओके, तो स्मार्ट आइडिया के साथ यहां पर 26 पार्टियों का विपक्षी दल सामने आया है। अकू सर, वही सवाल आपसे होगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, ये जो बड़े बड़े चेहरे आज हमें इस विपक्षी दल के मंच पर नजर आए, जो अपने आप को शॉर्ट फॉर्म में इंडिया बता रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज दे सकते हैं एनडीए को? देखिए, मुझे लग रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस के पास कहें, बल्कि कांग्रेस के पास ही कहें, एक अच्छा कोई ब्रांड बनाने का आदमी है जो राहुल को लेकर के बहुत अच्छे से काम करता रहा है इधर पिछले कुछ दिनों से। और ख़ास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कभी राहुल गांधी जो हैं वो मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग शॉप में चले जाते हैं, कभी महिलाओं के बीच में चले जाते हैं, कभी वो धान की खेती की, धान की बुआई करते हैं, और कभी चांदनी चौक में गोलगप्पे खाने चले जाते हैं, कभी युवाओं के सीट बीच बैठ जाते हैं, और अमेरिका जाते हैं तो ट्रक पे भी बैठ जाते हैं। तो वो ब्रांडिंग की शुरुआत, और इसीलिए इसी सिलसिले में बहुत सोच समझ के गढ़ करके एक ऐसा नाम रखा गया जो इंडिया फॉर्म कर लिया गया, और उसको लगा कि ये एक ऐसा कैची नाम है, एक ऐसा आकर्षण वाला नाम है जो निश्चित रूप से एनडीए को काउंटर करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता है होगा नहीं होगा ये एक अलग सवाल है। क्या भारत इसका काउंटर हो सकता है? तो भारत के काउंटर होने में आसान है वो करना इन्हें, एनडीए को। लेकिन जो दिक्कत आएगी वो ये है कि हम इनकी देखा देखी करें तो ही नहीं होगा। लेकिन अब सिर्फ यही होगा कि एनडीए के घटक दल जो 38 महान लोग इधर उधर दाएं बाएं सबसे जोड़े गए हैं, वो उनसे ज़्यादा बीजेपी वाले नेता अब इंडिया पे बात नहीं करेंगे, कोई इंडिया को लेकर के नहीं करेंगे। जो बात करेगा, अगली आने वाली बातचीत जितनी भी होगी वो सब भारत को लेकर के होगी, नए भारत के विकास को लेकर के होगी, औपनिवेशिक जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको तोड़ते हुए नए भारत पर होगी। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बहुत रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अभी तो इंतजार हमें ये करना है कि एनडीए का नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक रोचकता बनाए रखने के लिए इंडिया वर्सेस भारत एक सिलसिला शुरू हो सकता है। ओके, आप कह रहे हैं इंडिया वर्सेस भारत एक श्रृंखला शुरू हो चुका है। आपने यहाँ पर अकू सर एक जिक्र यहाँ पर यह किया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, विदेश में जाकर ट्रक ड्राइवर्स के साथ यात्रा करते हैं, गांव चले जाते हैं, बेसिकली अपनी रीब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी रीब्रांडिंग में, इस पूरे महागठबंधन में, मैं नीरजा मैम आपसे जानना चाहूंगी, जो एक चेहरा होगा इस पूरे रीब्रांडिंग में, राहुल गांधी को उभर कर लाया जाएगा क्या? क्योंकि बात तो यही हो रही है, जहां पर इतने बड़े बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, डी राजा, माफ कीजिए, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन। तो यहाँ पर जो चेहरा होगा कौन सा है? राहुल गांधी तो रीब्रांडिंग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो किस एक चेहरे के बल पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, वो चेहरा मुझे नहीं लगता तय होगा इलेक्शन से पहले, क्योंकि बहुत विरोधाभास है और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ऑपोजिशन वालों को ये पता है। राहुल गांधी की ब्रांडिंग हो रही है, रीब्रांडिंग हो रही है। आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोग उन्हें सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में देख रहे हैं, पप्पू के रूप में नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो सामने आ रही है बैंगलोर से, सोनिया गांधी का वहां जाना, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रही है, हर एक मीटिंग में वो जाती नहीं है, वहां जाके उनका सेंट्रल रोल रहा है।
तो एक कंफर्ट लेवल देने की कोशिश है स्टेट सैट्रप्स को कि कांग्रेस बिग ब्रदरली रोल नहीं प्ले करेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो आज कह ही दिया है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री शिप की दावेदार नहीं होने वाली है 2024 में। और ये राहुल गांधी ने भी नीतीश कुमार को पहले कन्वे किया था। तो राहुल गांधी की जैसे पोस्टर्स भी लगे हैं बैंगलोर में, सब नेताओं के लगे हैं, राहुल गांधी डोमिनेटिंग नहीं है। पटना में फिर भी वो सेंट्रल रोल प्ले कर रहे थे, बैंगलोर में सोनिया गांधी ज्यादा कर रही है। वो कवच के रूप में, राहुल का कवच के रूप में तो वो आती रही है, पर कहीं ना कहीं उनके जो रिश्ते रहे हैं ममता बनर्जी से रहे हैं, मायावती तो वहां है नहीं, कई स्टेट स्टार्टअप से जो रहे हैं वो कंफर्टेबल रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि वो दावेदार नहीं है प्रधानमंत्री शिप की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बैक स्टेप ले रही है एक कंफर्ट लेवल क्रिएट करने के लिए रीजनल पार्टीज में, कि हम रोल प्ले करेंगे, सपोर्ट करेंगे, पर हम दावेदार नहीं होने वाले हैं। हमको यूनिटी करनी है, यूनिटी सब चीज होने वाली है, और 1-on-1 कॉन्टेस्ट हमको एनेबल करने हैं। तो ये भी एक नई चीज स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स के रूप में कांग्रेस द्वारा जो आज सामने आई है बेंगलोर से। ओके, तो नीरजा मैम कह रही है कि कांग्रेस बिग ब्रदर प्ले करने की यहाँ पर कोशिश नहीं कर रही है, नहीं करेगी, और यही साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पर हम जो एक अलग समीकरण भी अकुसर देख रहे हैं, वो अलग अलग राज्यों का देख रहे हैं। यहाँ पर बंगाल में हमने हालिया चुनाव में देखा, और आज इनफैक्ट सीताराम येचुरी खुद कह रहे हैं कि ठीक है, यूनाइटेड वी स्टैंड अलग बात है, लेकिन हम बंगाल में नहीं होंगे तृणमूल कांग्रेस के साथ, ये मत सोच लीजिएगा। वहीं पर बिहार की अलग कहानी है, महाराष्ट्र की अलग कहानी है, दिल्ली में अध्यादेश का साथ देने को कांग्रेस राजी नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। तो जो राज्यों में अलग तस्वीर दिख रही है, उसके उलट हम यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं। तो इस समीकरण को कैसे समझें? देखिए, ये पहले से तय था कि राज्यों की कहानी अलग होगी, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे कई बार जो स्टेट लीडरशिप है वो उसको झुकना पड़ता है सेंट्रल लीडरशिप के सामने। आम आदमी पार्टी को लेकर के, अध्यादेश को लेकर के जो कांग्रेस में राज्यों में पंजाब और दिल्ली दोनों जगह दिल्ली राज्यों के कांग्रेस के नेता थे, वो बहुत खिलाफ थे। लेकिन जब कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से और खड़गे साहब की तरफ से जब इस तरीके की प्रतिक्रिया आई, तो वो उनके कदम पीछे हो गए। उसी तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ में इस समय बहुत सारा बयान कांग्रेस के नेता वहां देते रहते हैं, अभी भी दे रहे हैं। लेकिन 24 तक क्या होगा, 24 तक किसकी स्थिति क्या होगी, ये भी कहा नहीं जा सकता। हो तो ये भी सकता है कि इसके विरोध में कुछ पार्टी टूटना शुरू हो जाए, हो तो ये भी सकता है कि अगर आला कमान का दबाव ज़्यादा होगा तो पार्टी टूटने के अलावा और भी स्थितियां बने। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां होंगी। नित्या जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि, और मेरा भी मानना है कि आखिरी दम तक ये तोड़ फोड़ की राजनीति होती रहेगी। हो सकता है जेडीयू कितने हिस्से में बटे, इसका कोई सभी हिसाब नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबको अपनी जगह बनाए रखनी है। कांग्रेस क्या बड़े भाई की भूमिका में होगी, लेकिन क्या इतनी उदार होगी कि सबको अपनी जमीन लगातार देती जाएगी, जो अभी तक पिछले 40 साल से जो देना शुरू किया, और फिर 20 साल से सोनिया गांधी के नेतृत्व में देने का सिलसिला ज़्यादा शुरू हुआ। तो क्या अब राहुल गांधी ने जितनी बड़ी यात्राएं की थी, जितना बड़ा काम किया था, जितनी मेहनत की थी, वो सिर्फ उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि किसी तरीके से मोदी हट जाएं, कांग्रेस को कुछ ना मिले? अगर इतना बड़ा त्याग होने जा रहा है तो बड़ी बात है, लेकिन इसमें बहुत सारे पेंच हैं। अभी तो राहुल की सदस्यता पे ही सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा? तो तय बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती तो राहुल उस लाइन में नहीं है। सोनिया गांधी जब कुछ कर सकती थी तब उन्होंने नहीं लिया, तो वो उस लाइन में भी नहीं होंगी, ये भी सही है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे और चेहरे हैं, पार्टी के भी चेहरे हैं। पार्टी मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल किनारे हो जा रही है, उसकी कोशिश लगातार रहेगी। अभी हालात ऐसे नहीं है कि बहुत साफ नाम लिया जाए। अगर राहुल का स्थिति जो है वापसी की तरफ हो जाती है, संसद सदस्यता बहाल होने की तरफ कुछ कदम हो जाते हैं, उन पर अयोग्यता का निशान
कम होने के आसार दिख रहे हों, तब कुछ भला हो सकता है। लेकिन अब 6-7 साल रुकना और कानूनन प्रक्रिया के बाद रुकना एक अलग स्थिति बनेगी और धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। अभी इस पे कोई बहुत जल्दी अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा रोचक मामला होगा, क्योंकि सबने जो है वो अलग अलग तरीके से किया है। बस सिर्फ इतना ही है, मतलब के लिए दोस्ती का भरम बनाए रखिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाए रखिए, और ये सबके लिए, ये दोनों पक्षों के लिए, किसी एक पक्ष के लिए नहीं है। तो हालत ऐसी ही है। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत रोचक लड़ाई होने जा रही है। आगे होगा क्या अभी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, दिल मिले ना मिले पर हाथ मिलाए रखिए, ये तो हम हर जगह देख भी रहे हैं। अक्कू जी, नीरजा मैम, 38 बनाम 26 की लड़ाई यहाँ पर ये कही जा रही है। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अक्कू सर भी कह रहे हैं कि ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति हम 2024 तक जारी देखेंगे। अभी एनडीए की बैठक में कौन कौन शामिल हुए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने खूब टूट देखी है पार्टियों की। शिवसेना बढ़ गई, पवार की पार्टी बढ़ गई, एक एनसीपी शरद पवार की हो गई, एक एनसीपी अजीत पवार की हो गई, शिंदे गुट भी बढ़ गया। तो ये टूट के पार्टियां जुड़ रही है, और जो अभी एनडीए जो दम भर रही है कि उनके पास जितनी पार्टियां हैं वो कहां पर स्टैंड करती हैं। कई पार्टियों को तो एमपी एमएलए तक नहीं है। तो एनडीए की जो ये अलायंस है आपको कितनी मजबूत नजर आ रही है 2024 के लिहाज से, या फिर उनको लग रहा है कि मोदी है तो सब कुछ है, हम प्राइम मिनिस्टर के नाम पर ही आगे बढ़कर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमें और किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। क्या वाकई इतने बेफिक्र हो सकते हैं वो? मुझे लगता है कि भाजपा और उसका नेतृत्व ऑपोजिशन यूनिटी मूव्स को बहुत सीरियसली ले रहा है इस बार, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो, एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है। ऑपोजिशन का जो 63% था 2019 में, वहां वो कंसोलिडेशन कर रही है। लेकिन ये भी सही है कि जो 38 का कुनबा इन्होंने इकट्ठा किया, बड़ी जल्दी इकट्ठा किया है पार्टी ने, वो एक सेफ्टी नेट की तरह है। मान लीजिए सीटें कम हो जाती है एंटी इनकम्बेंसी वजह से, और खासकर 4 प्रदेश हैं जहां की खास चैलेंज होगा इनको, 4-5, उसमें वेस्ट बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। तो उसकी भरपाई मान लो 60-70 सीटें 2019 के कंपैरिजन में कम होती हैं। वो रिस्क को वो नहीं लेना चाहती भाजपा, और उसकी भरपाई फिर अलाइज करेंगे। इसीलिए इस तरह से जो रीच आउट किया है, एनडीए का पुनर्गठन होना, एनडीए का एक्सटेंशन होना, उसको काफी तूल दे रही है भाजपा। हालांकि उनके पास देखिए 25 साल देश में कोalition की राजनीति रही, पर मॉडल्स कोalition के अलग अलग थे। आखिर में हमने जो देखा, एनडीए का कोalition लेड बाय बीजेपी, यूपीए का कोalition लेड बाय कांग्रेस, जो मेन पार्टीज थी एज पिवट्स। अब जो कोalition है, एनडीए के कोalition में एक मजबूत नेता है, लोकप्रिय नेता है, और एक बड़ी पार्टी है जिसका फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइजेशन है भाजपा। इस तरफ का जो कोalition है वो ऑलमोस्ट इक्वल पार्टीज है। कांग्रेस 50 है और बाकी 23-20 इस तरह से और भी कम वो कोalition है। तो इस तरह का कोalition इतना स्टेबल, उनके लिए चैलेंज बहुत ज्यादा होता है बनिस्बत एनडीए का कि कोalition स्ट्रक्चर जो है। तो जैसा मैंने कहा, भाजपा रिस्क बिल्कुल नहीं ले रही है। भाजपा विल पुल आउट ऑल स्टॉप्स, वो तो हम जानते ही हैं। चुनाव लड़ने के लिए वो कुछ भी खामियां हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करेगी। तो मैं मानती हूँ लड़ाई आज बिगुल बज गया है, लड़ाई बहुत रोचक होगी, बहुत पार्टियां टूटेंगी, इकट्ठी होंगी, इधर से उधर होंगी। ये सब हम अगले दिनों और महीनों में देखने वाले हैं। बिल्कुल। और अक्कू सर, आपकी तरफ से मैं आखिरी कमेंट लेना चाहती हूँ कि जैसा नीरजा मैम ने शुरुआत में बोला, एक इमोशनल कनेक्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई। वो हम जो एक तरीका है वो यूजुअली बीजेपी की तरफ से देखते हैं, ये अब हम देख रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से भी वो स्टांस बनाने की कोशिश की गई है। तो कैसे तीर को साधा जाएगा इस महागठबंधन की तरफ से, जिसको इंडिया अब कहा जा रहा है,
तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर फोकस यहां पर ये महागठबंधन इस बार अब करना चाहेगी, क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं ये एक्चुअली मोदी वर्सेस इंडिया है, मतलब ये जो नया अलायंस है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। देखिए, पहले भी जो लड़ाई रही है पिछले 15 सालों में, चाहे वो एंटी कांग्रेस रही हो, चाहे वो बाद में मोदी के समर्थन में रही हो या मोदी के कार्यों को लेकर रही हो, ये सब जो रहा है वो एक परसेप्शन का खेल रहा है, परसेप्शन की राजनीति रही है। आज राष्ट्रहित, राष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर है। जातियां टूटी हैं, जातियां कितनी बचेंगी नहीं बचेंगी ये एक अलग सवाल है। तो ऐसे में इंडिया नाम एक निश्चित रूप से थोड़ा सा एज देता है अपोजिशन को कि उसने एक नाम ऐसा गढ़ा है जो आसानी से जिस पे लोग बात कम से कम उनके विपक्ष करना नहीं चाहेंगे। और दूसरी तरफ पक्ष वाले जो अपोजिशन के लोग हैं वो इंडिया 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 चिल्लाएंगे। तो जब वो उनकी बात गूंजेगी, आवाज आएगी, तो एनडीए के लोगों को भारत 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 नुमा कुछ ऐसा गढ़ना पड़ेगा जिस परसेप्शन जो है वो इसी तरफ हो जाए। बाकी जितनी मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत बातें हैं, वो अभी भी मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बहुत बड़ी जगह ले पाएगी। भ्रष्टाचार जरूर एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के बार बार हथौड़ी चलाई जाएगी एनडीए की तरफ से और विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन किसकी धार बहुत मजबूत होती है ये देखना अपने आप में बहुत रोचक रहेगा। बिल्कुल, और सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए की महाबैठक चल रही है। बड़े बड़े चेहरे आप यहां पर देख पा रहे हैं और जिस तरीके से हमने देखा आज महागठबंधन साथ आया, नामकरण किया गया यूपीए का इंडिया के नाम से, और वहीं पर दूसरी तरफ एकजुटता दिखाने के लिए अगर विपक्ष साथ आई है तो दम भर रही है एनडीए भी। नितिन गडकरी भी आप देख पा रहे हैं, चिराग पासवान वहां पर है, कुछ समय पहले आपने एकनाथ शिंदे को भी वहां पर देखा था। तो बड़े बड़े चेहरे हमें यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन बैठक मतलब एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मीटिंग में भी देखने को मिल रहे हैं, जो बैठक दिल्ली में चल रही है। तो इंडिया बनाम एनडीए, ये अब रोचक जो है वो लड़ाई होने वाली है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत पवार, ये तमाम बड़े चेहरे, अनुप्रिया पटेल भी आप देख पा रहे हैं अभी एनडीए की नई दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें। बहुत धन्यवाद करना हम चाहेंगे कुश श्रीवास्तव जी और साथ ही हमारी दूसरी जो गेस्ट हैं नीरजा मैम, आपका भी हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी आज की कवर स्टोरी।